नमस्कार, सुबह 9 बजे में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का पठानकोट हमले की पारदर्शी और तेज जांच का भरोसा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नवाज शरीफ से की बात, कहा सच्चाई सामने लाने में सहयोग को तैयार अमेरिका। जीएसटी बिल पर सरकार और कांग्रेस में तकरार। वित्त मंत्री ने कहा सिर्फ शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को ही परेशानी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन, पीडीपी बीजेपी में महबूबा मुफ्ती के नाम पर सहमति। पारंपरिक शोक खत्म होने पर अगले हफ्ते लेंगी शपथ। सीरिया में आतंकी संगठन अल कायदा की जेल पर रूसी हवाई हमला, 29 आतंकी ढेर, 20 से ज्यादा नागरिकों और 7 कैदियों की भी मौत। और सानिया मिर्जा, मार्टिना हिंगिस ने जीता साल का पहला खिताब। ब्रिस्बेन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जर्मनी जोड़ी को दी मात, लगातार 26वीं जीत। हम आपको देश दुनिया की तमाम अहम खबरें दिखाएंगे, साथ ही इन खबरों पर अपने संवाददाताओं से भी विस्तार से जानकारी लेंगे। और सबसे पहले खबर पठानकोट हमले से जुड़ी हुई। पठानकोट वायुसेना अड्डे पर आतंकी हमले के मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक शरीफ ने केरी से कहा है कि पाकिस्तान एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमला मामले में पाकिस्तान पारदर्शी तरीका अख्तियार करते हुए बेहद तेजी से जांच कर रहा है। नवाज शरीफ ने भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही सच सामने आएगा। शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी और देश पर आतंकी हमले के लिए किसी कीमत पर करने नहीं देगा। जॉन केरी ने भी शरीफ से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता जारी रहनी चाहिए। साथ ही केरी ने पठानकोट आतंकी हमले मामले में सच्चाई का पता लगाने में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले को लेकर पिछले 2 दिनों में 2 उच्च स्तरीय बैठकें की और भारत के साथ मामले की जांच में सहयोग करने का पाकिस्तान का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब में पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। उन्होंने आतंकी हमले से निपटने और उसे नाकाम करने पर सुरक्षा बलों के साहस की तारीफ की। सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री को आतंकी हमलों से मुकाबले की रणनीति के बारे में जानकारी दी। और इसी बीच पाकिस्तान सरकार की ओर से आए बयान के मुताबिक विदेश सचिव स्तर वार्ता तय समय के मुताबिक 15 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद पहली बार वहां का दौरा किया। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ अभियान में भाग लेने वाले जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जवानों और सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने एयरबेस में ही सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें आतंकी हमलों से निपटने पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाकों का हवाई जायजा भी लिया। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, सेना, वायुसेना, एनएसजी और बीएसएफ के प्रमुख भी मौजूद थे। भारत ने पठानकोट की घटना के तुरंत बाद सारे जो जानकारी उनको दिया है, सारे जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दिया है, जिसके आधार पर बहुत जल्दी पठानकोट में आतंक फैलाने वाले जो लोग हैं, उनकी हैंडलर्स हैं और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि दोनों देशों के बीच 15 जनवरी को प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर वार्ता तय समय और कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी। अजीज ने पाकिस्तान की संसद में एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि कोई भी आतंकी गुट शांति वार्ता को पटरी से नहीं उतार सकता।
इससे पहले बीते 2 दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें भारत की ओर से सौंपे गए सबूतों की जांच के आदेश दे दिए गए थे। ये प्रधानमंत्री जी की पठानकोट यात्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भेजे जा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान को और विद इन इंडिया को, कि जो भी ऐसे, जहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का ताल्लुक है, उन्होंने कंडेम तो किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मियर कंडेमनेशन इज नॉट गुड इनफ। दुनिया ने अभी तक डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म और टेररिस्ट भी एग्रीमेंट नहीं की, और कंडेमनेशन से कुछ नहीं होता। इस बीच अमेरिका ने भी पाकिस्तान से पठानकोट हमले के पीछे शामिल आतंकियों के खिलाफ ठोस और तेज कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल 1 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में सेना के 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि सभी 6 आतंकियों को भी मार गिराया गया था। इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने के कई सबूत एनआईए को मिले हैं, जिससे हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आप जिस तरीके से विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री ने, जॉन केरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की है और सच्चाई को सामने लाने में अमेरिकी सहयोग की बात की है, कितनी अहम मानी जाए ये बातचीत? निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति का एक तार हमेशा अमेरिका से जुड़ा रहता है और दूसरा तार चीन से जुड़ा रहता है। तो आप समझिए, चीन ने भी पहले दिन ही इस पूरे घटना की भर्त्सना की थी और यह भी कहा था कि यह कार्रवाई इसीलिए किसी ने की है ताकि भारत पाकिस्तान के बीच जो बातचीत की शुरुआत हुई है उसको टाला जाए। अमेरिका ने भी यही बात कही और फिर अमेरिका ने 2 बार फ़ोन किया। फिर कल केरी ने फ़ोन किया, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि इस मामले की जल्दी से जल्दी इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान पर एक दबाव है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत पाक के बीच में जो बातचीत है उसको नहीं चलने देना चाहते और पाकिस्तान ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत के लिए सारी बातें हैं जो भारत को आशा देने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन भारत ने भी यह साफ किया है कि जब तक सतह पर कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती दिखेगी तब तक विदेश सचिव स्तर की वार्ता करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत में भी राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा है। और अभी का वातावरण आप देखें तो तकरीबन सभी राजनीतिक दल इस मामले के बहुत ही खिलाफ हैं, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से कहें कि व्यक्तिगत रूप से एडवेंचरिज्म किया था, लाहौर में चले गए थे, वो सुरक्षा के मामले थे, बहुत सारे मामले थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे यह रिस्क लिया और वहां गए और उसके बाद इतनी बड़ी घटना होती है तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि कुछ ऐसी चीजें बने, गिरफ्तारी हो, वहां जांच आयोग बिठाया जाए, लेकिन अभी तक कार्रवाई दिखे उसके बाद ही बातचीत संभव है, ये भारत का पक्ष है। शुक्रिया इस बातचीत के लिए अखिलेश सुमन आपका। और जीएसटी बिल संसद के शीतकालीन सत्र में अटकने के बाद सरकार को अब बजट सत्र में इसके पास होने की उम्मीद है। साथ ही इसमें हो रही देरी के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कुछ लोग जीएसटी को पारित नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को छोड़कर पार्टी के कई नेता, यूपी के कुछ सहयोगी दल और क्षेत्रीय दल जीएसटी के पक्ष में हैं। अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय राजनीति में कोई समस्या नहीं है, समस्या कुछ लोगों के साथ ही है। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि आगामी सत्र में ये पारित हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने जीएसटी के विरोध में होने की बात को खारिज किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी और प्रधानमंत्री को इसके खिलाफ होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी जीएसटी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि जीएसटी जल्द से जल्द आए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जीएसटी न आने का कारण एक ही है, एक ही कारण है, नरेंद्र मोदी जीएसटी नहीं चाहते। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष पर और विपक्ष प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर, खासकर बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, एक दूसरे पर दोनों ही लगा रहे हैं। ऐसे में कितनी उम्मीद की जाए कि आने वाले सत्र में जीएसटी को लेकर क्या कुछ हो सकता है? कांग्रेस के रुख की बात करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जो कांग्रेस का स्टैंड पिछले जो पार्लियामेंट का जो सत्र था उस दौरान था, वही स्टैंड अभी भी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनकी जो 3 मांगे हैं, उन तीनों मांगों को अगर सरकार मान लेती है तो कांग्रेस को जीएसटी का जो बिल है
उसको समर्थन देने में कोई उनको गुरेज नहीं होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो 3 मांग कांग्रेस ने रखी हैं उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, यानी कि जो जीएसटी में जो टैक्स का प्रावधान है उस पर एक सीमा उसकी घोषित कर दी जाए, 18% की कैप लगा दी जाए, उसे कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हिस्सा बनाना चाहती है, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये एक पेचीदा मामला है। और इसके अलावा जो बाकी 2 मांगे कांग्रेस की हैं उनमें से एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की जो बात कांग्रेस कर रही है उस पर भी सरकार को है। तो जब तक इन 2 मांगों पर किसी तरह का ठोस प्रस्ताव सरकार की तरफ से कांग्रेस के पास नहीं आता, तब तक जो कांग्रेस का स्टैंड है वो कांग्रेस के नेता पिछले 1 हफ्ते से लगभग कई बार बयान दे चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आएगा और वो जीएसटी बिल का तब तक विरोध करेंगे जब तक उनकी मांगे मान नहीं दी जाती। बहुत शुक्रिया विशाल दहिया इस पूरी बातचीत के लिए। और जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देरी के चलते राज्यपाल शासन लगा दिया गया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में इसकी जानकारी दी। राज्यपाल NN वोहरा ने जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य में राज्यपाल शासन लगाया है। राजभवन के प्रवक्ता ने जम्मू में बताया कि राज्य में राज्यपाल शासन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लगाया गया है, जो 8 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद का गुरुवार को निधन हो गया था। इसके बाद शोक में डूबी उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से मना कर दिया। इसके मद्देनजर राज्यपाल शासन लगाना पड़ा। हालांकि महबूबा की पार्टी PDP ने राज्यपाल को पहले ही ये सूचित कर दिया था कि PDP विधायक दल के 28 विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन किया है। महबूबा मुफ्ती के नाम पर बीजेपी और PDP के बीच भी सहमति बन गई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती अब पारंपरिक शोक के बाद ही शपथ ग्रहण करेंगी। JNK में सर CM के नाम पे अभी सहमति नहीं बन पा रही है, ऐसी खबरें आ रही है कि पॉलिटिकल JNK में फिलहाल राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है। और प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रणव, राज्यपाल शासन जो है वो जम्मू कश्मीर में लगा दिया गया है और इस बीच PDP ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपने नेता को चुन लिया है, BJP ने भी समर्थन कर दिया है। ऐसे में कब तक उम्मीद करें कि वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी? देखिए, अगले 2-3 दिन में जब पूरा परिवार एक जो पारंपरिक शोक है मुफ्ती सईद के अचानक उनके निधन के बाद से, तो खुद महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अभी वो इस दुख की घड़ी में है और अभी वो ओथ लेने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि इस ओथ में लेने में देरी हुई। और इसके तुरंत बाद, क्योंकि अब PDP और BJP दोनों के बीच में सहमति बन चुकी है महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है दोनों ही गठबंधन दलों के बीच में। तो इसको देखते हुए ये एक अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया। और उसके बाद जैसे ही ये शोक की जो घड़ी है, ये जो पीरियड है पूरा होगा, उसके बाद एक तरह से ये कहा जाए कि उनकी जो औपचारिकता है मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की वो पूरी की जाएगी, क्योंकि इससे पहले PDP के विधायक दल ने भी अपने नेता चुन लिया है महबूबा मुफ्ती को। उन्होंने चिट्ठी भी गवर्नर को लिख दी है इससे संबंधित। और साथ में BJP की जो बैठकें हुई है, BJP के विधायक दल की बैठक हुई है, जो हाईकमान के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो बैठक हुई है, उसमें भी लगभग इस चीज़ को लेकर मंजूरी मिली है कि महबूबा मुफ्ती की लीडरशिप में सरकार चलाने को लेकर BJP को भी कोई आपत्ति नहीं है। तो इसको देखते हुए जैसे ये शोक की घड़ी पूरी होगी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ओथ लेने के लिए तैयार होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणव इस पूरी बातचीत के लिए। और दिल्ली में 15 तारीख के बाद ऑड इवन फॉर्मूले के जारी रहने के कयासों पर रोक लगाते हुए परिवहन मंत्री गोपाल राय ने पहले 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आने वाले नतीजों और सभी पहलुओं की समीक्षा करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल शुक्रवार को हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर तय अवधि के बाद भी इस नियम को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इस नियम को आगे बढ़ाए जाने के आसार नहीं हैं।
कोर्ट ने 11 तारीख का समय लिया है। कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद आगे की कार्ययोजना उस संदर्भ में हम लोग निर्धारित करेंगे। लेकिन पहले भी हमारी जो कार्ययोजना थी, न तो हम 15 के बाद इसको बढ़ाने जा रहे हैं और न तो 15 से पहले खत्म करने जा रहे हैं। ये 15 दिन का अभियान है और 15 दिन के बाद सरकार इस पर समीक्षा करके निर्णय लेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बाद डीडीसीए ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। दावे में ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और कीर्ति आजाद ने डीडीसीए की कार्यप्रणाली और आर्थिक लेन देन पर आपत्तिजनक बयानबाजी की है। इससे डीडीसीए की छवि खराब हुई है। दोनों से मानहानि की एक क्षतिपूर्ति के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है और इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में दीवानी और आपराधिक मानहानि की याचिका दायर कर चुके हैं। उनकी ये दलील है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के झूठे बयानों से उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है। रविंद्र सिंह श्योराण हमारे संवाददाता इस मुद्दे पर जुड़े हैं बातचीत के लिए। रविंद्र, चूंकि अरुण जेटली जो है पहले ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर चुके हैं, अब डीडीसीए ने भी उन पर मामला दर्ज कर दिया है। कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी देखिए, क्योंकि अरुण जेटली ने पहले ही आपराधिक और सिविल जो मामला है दोनों दर्ज कर दिए थे और दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल मामला दर्ज करने का कारण होता है कि क्योंकि दिल्ली के जो लोअर कोर्ट्स हैं, निचली अदालतें हैं, उनको 2 करोड़ तक के मामले सुनने की हैसियत है। उसके ऊपर का अगर कोई मामला है तो वो हाई कोर्ट में सुना जाता है। और क्योंकि अरुण जेटली ने 10 करोड़ का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया है, 2.5 करोड़ का भी डीडीसीए ने किया है। डीडीसीए ने कीर्ति आजाद और बिशन सिंह बेदी के नाम भी लिए हैं उसमें। तो निश्चित तौर पर मुश्किलें तो हैं इसमें। अब लेकिन जो ओनस है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो कंप्लेनेंट पे होता है कि उनको दिखाना पड़ेगा जेटली जी को और डीडीसीए को ये बताना होगा, कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि उनका जो है मान किस तरीके से उसमें हानि हुई है। और उसके बाद अगर उसका फैसला उनके पक्ष में आता है, अगर कोर्ट इस बात से सहमत है कि इनके बयानों से मानहानि हुई है, तो इतना कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। और अगर दीवानी मामले में भी ये बात साबित हो जाती है तो उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। और इसके अलावा डीडीसीए का जो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, उस पर भी लगातार विवाद चल रहा है। उसको लेकर के एमएचए ने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये जो इलीगल है, उसमें बताया गया है कि 1954 का जो इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट है, उसके तहत कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि कोई एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी की सरकार जो है वो उसको इस बात का अधिकार नहीं दिया गया है कि वो इंक्वायरी कमीशन बिठा सके। इंक्वायरी कमीशन बिठाने का अधिकार जो है वो सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को है। और दिल्ली की सरकार क्योंकि चुनी हुई सरकार तो है, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस वजह से अब ये मामला भी लग रहा है कि कोर्ट की परिधि में ही जाके समाप्त होगा, उसके पहले ये विवाद अभी खत्म होने वाला नहीं लग रहा है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड में सुधार के लिए गठित समिति की शनिवार को मुंबई में पहली बैठक हुई। इसमें यह चर्चा हुई कि सेंसर की कैची के आधिकारिक क्षेत्र में क्या क्या आए, इसका प्रारूप कैसा हो। कमेटी की पहली बैठक में यह तय हुआ कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, यह सरकार का काम रही है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि सरकार ये तय नहीं करना चाहती कि लोग क्या देखें क्या ना देखें। जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल इस समिति के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने समिति के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पहलाज नहलानी के सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद काफी विवाद सामने आए थे, जिसके बाद सेंसर को सुधारने के लिए कमेटी बनाई गई। सीबीएफसी समिति में एड गुरु पीयूष पांडे, फिल्मकार राकेश मेहरा और भावना सोमैया शामिल हैं। कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार का कोई इरादा नहीं है कि क्या चीज देखी जाए, क्या ना दिखाने लायक हो, इसमें सरकार खुद नहीं पड़ना चाहती है। ये जिम्मेदारी सीबीएफसी की होनी चाहिए। और अगर कहीं प्रतिबंध किसी फिल्म के किसी हिस्से में लगाना हो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस या जहां पर संविधान के हिसाब से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रिक्शंस शामिल हो।
सरकार एनआरआई लोगों को आधार कार्ड देने पर विचार कर रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। उन्होंने विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों से देश के विकास में मदद की अपील की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर विदेशों में बसे भारतवंशियों की देश के विकास में भूमिका की चर्चा की। इस तरह के 10 मुद्दे हमने छांटे हैं और हर महीने एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें 10 प्रवासी भारतीयों को बुलाएंगे, 5 विशेषज्ञ भारत से होंगे। ये 15 लोगों का समूह दिन भर बैठेगा और दिन भर चर्चा करने के बाद हमें सिफारिशें देगा और मैं और राज्य मंत्री स्वयं उन चिंतन समूहों के साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों से अपने देश में आकर निवेश करने और सरकार की योजनाओं में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री अपनी बात कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं को जानकर यहाँ आते हैं, उनकी पीड़ाओं को लेकर आते हैं और यहाँ आकर उसका समाधान करते हैं। ये एक संपर्क है जो इस सरकार के आने के बाद प्रवासियों के साथ बढ़ा है। प्रवासी भारतीय दिवस में कई देशों के राजदूत और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लंदन, दुबई, कुआलालंपुर जैसे देशों में बसे भारतवंशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। सरकार ने प्रवासी कार्य मंत्रालय का विलय विदेश मंत्रालय में करने का भी ऐलान किया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का कल आगाज हो गया। 9 दिनों तक चलने वाले मेले में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को समेत 30 देशों के प्रशासक शामिल हो रहे हैं। पुस्तक मेले की थीम है भारत की सांस्कृतिक धरोहर। इस साल के पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि देश चीन है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में किताबों का मेला सज गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया। इस बार मेले की थीम भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। इसमें विशिष्ट अतिथि देश चीन है। I am hopeful that this World Book Fair brings our people closer together, that our books bring about a bridging of generations, some old, some new, but with technology, our relationships with regards to books and manuscripts goes beyond the World Book Fair. चीन से 250 प्रतिनिधि 5000 पुस्तकें लेकर मेले में हिस्सा ले रहे हैं। मेले में 30 देशों के प्रकाशकों के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने मिलकर मेले का आयोजन किया है। भारत में ऋग्वेद के समय से जो प्रकाशन परंपरा प्रारंभ हुई, जो ज्ञान संपदा हमारे ऋषियों ने हमें दी, उसका एक छोटा सा प्रयास प्रस्तुत करने का हमने थीम पेविलियन में किया है और उसका घोषवाक्य हमने रखा है, भोजपत्र से ई बुक्स तक की यात्रा। चाइना फोकस कंट्री होने से क्या होगा कि बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे इन चाइना इस पेविलियन के अंदर में, जो चाइनीज सीखने के लिए और चाइनीज कल्चर के जानने के लिए वो बहुत मतलब एंक्शस है। तो इससे बहुत दो कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद होगा जी। किताबों की दुनिया में भोजपत्र से ई बुक्स तक आए तमाम बदलाव मेले में देखने को मिलेंगे। इस दौरान शास्त्रीय और लोक नृत्य, कार्यशाला, परिचर्चा और गोष्ठियों समेत अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्कूल की पोशाक में आने वाले बच्चों को मेले में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। डिफरेंट कंट्री से बुक्स आई हैं यहाँ और कैटलॉग भी अवेलेबल हैं कि आप देख लें कि इस हॉल में कौन से बुक्स हैं। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अलग अलग राइटर्स की बुक्स एक साथ देख सकते हैं। पुस्तक मेला 17 जनवरी तक चलेगा। 9 दिन तक चलने वाले मेले में आयोजकों को 15 लाख से ज्यादा लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में देश के लिए नया संविधान बनाने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। मौजूदा संसद को संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव किया गया है। संविधान सभा के रूप में काम करते हुए संसद 6 महीने में नए संविधान का ढांचा तैयार करेगी। श्रीलंका में नया संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद के विशेष सत्र में नए संविधान का प्रस्ताव का प्रारूप पेश किया। जनता नियोजनය සාධාරණව පිළිඹු කරන්නා වූ මැතිවරණකමයක් සහතික කරන්නා වූද සියලු පුරවැසියන්ගේ प्रजातांत्रिक අයිතීන්। राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने संसद को संबोधित करते हुए सभी दलों से संविधान के निर्माण में योगदान देने की बात कही। තිබුණු නිසා යුද්ධය දිනන්න පුළුවන් කියලා ඒ මත තවදුරටත් විධායක ජනාධිපති ධූරයේ පවත්වා ගැනීමට අදහස් කරනවා।
राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद अपने चुनावी वादे पर अमल करते हुए नए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। संसद के भीतर और बाहर व्यापक चर्चा के बाद नए संविधान की रूपरेखा तैयार की जाएगी। संविधान का मकसद कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली को खत्म करना, अल्पसंख्यकों के साथ फिर से वार्ता शुरू करना, व्यापक स्तर पर चुनाव सुधार करना है। प्रस्ताव के तहत संसद अब संविधान सभा के रूप में काम करते हुए 6 महीने में नए संविधान का ढांचा तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया में रूस के हवाई हमले में आतंकी संगठन अल-कायदा की एक जेल में करीब 60 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हवाई हमले इदलिब प्रांत के मारत अल नुमान में किए गए। मारे गए लोगों में 29 आतंकियों के अलावा 21 नागरिक और 7 कैदी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये जेल सीरिया में अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल-नुसरा की है, जिसकी देखरेख अल-कायदा करता है। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब 25 जनवरी को सीरियाई सरकार और विपक्ष के बीच जिनेवा में शांति वार्ता होनी है। सीरिया पिछले 5 साल में गृह युद्ध का सामना कर रहा है। इसके कई इलाकों पर आतंकी संगठनों ने कब्जा कर रखा है। रूस और अमेरिका समेत कई देश इन्हें पीछे हटाने के लिए हवाई हमले कर रहे हैं। मशहूर पार्श्व गायक येसुदास का आज जन्मदिन है। हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में एक से बढ़कर एक गीतों को अपनी इन्होंने आवाज दी है। आइए आपको दिखाते हैं येसुदास के गाए बेहतरीन गीतों की एक झलक। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। और राज्यसभा टीवी रविवार शाम से नए रूप में नजर आएगा। आज शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी राज्यसभा टीवी के नए कलेवर का अनावरण करेंगे। इस सिलसिले में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह का राज्यसभा टीवी पर शाम 4 बजे से सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। उपराष्ट्रपति इस मौके पर मोमेंट्स ऑफ यूरेका और साइंटिफिकली योर्स नाम की पुस्तकों का विमोचन करेंगे। ये पुस्तकें राज्यसभा टीवी के विज्ञान पर आधारित यूरेका कार्यक्रम में शामिल वैज्ञानिकों के साक्षात्कार पर आधारित है। समारोह में साइंटिफिक टेम्पर पर भी परिसंवाद होगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का पठानकोट हमले की पारदर्शी और तेज जांच का भरोसा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नवाज शरीफ से की बात, कहा सच्चाई सामने लाने में सहयोग को तैयार अमेरिका। जीएसटी बिल पर सरकार और कांग्रेस में तकरार। वित्त मंत्री ने कहा सिर्फ शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को ही परेशानी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन, पीडीपी बीजेपी में महबूबा मुफ्ती के नाम पर सहमति। पारंपरिक शोक खत्म होने पर अगले हफ्ते लेंगी शपथ। सीरिया में आतंकी संगठन अल-कायदा की जेल पर रूसी हवाई हमला। 29 आतंकी ढेर, 20 से ज्यादा नागरिकों और 7 कैदियों की भी मौत। और सानिया मिर्जा, मार्टिना हिंगिस ने जीता साल का पहला खिताब। ब्रिस्बेन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जर्मनी जोड़ी को दी मात। लगातार 26वीं जीत।